हेलो प्रिय ग्रेजुएशन अभ्यर्थियों, जैसा कि हाल ही में अपन ने मॉडल पेपर सेकेंड ईयर का पहला देखा, अब दूसरे मॉडल पेपर की बात करते हैं और दूसरा मॉडल पेपर किस प्रकार से होगा। चलते हैं एक प्रश्न की ओर। अंकभार सबसे पहले वही अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, प्रश्न 10 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और टोटल अंकों का भार जो होगा वो 20 अंक होगा। उसके बाद लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है कि वहाँ व्याख्या खंड था, यहाँ व्याख्या खंड नहीं होगा, बल्कि 5 लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होगा। टोटल 35 अंक के होंगे। उसके बाद वही निबंधात्मक प्रश्न 3 आपको करने होंगे, आएंगे तो 5 और 15 अंक का एक होगा, टोटल 45। तो आइए विद्यार्थियों चलते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न का सबसे पहले कौन सा होगा? लगभग हूबहू यही पेपर होने वाला है, थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन अपन एक एक बात को लेकर और भी चर्चा करेंगे, बहुत सारे प्रश्न देखेंगे। हो सकता है मैं आपको छोटे प्रश्न भी आज या कल में फिर से डाल सकता हूँ। तो पहला प्रश्न, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती है? थोड़ा सा ध्यान रखना, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, हिंदी की 2 बोलियाँ की गई। पूर्वी हिंदी में मुख्यतः अवधि को रखा गया, तो पश्चिमी में पूरी तरीके से ब्रज को रखा गया था। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती है, रट लीजिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां। उसके बाद दूसरा प्रश्न, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सबसे पहले जो भाषा थी वो संस्कृत, संस्कृत से टूटकर फिर लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद जो जन सामान्य की भाषा आई थी वो पाली आई थी, और उसी में बौद्ध धर्म के सभी क्या लिखे गए थे? ग्रंथ लिखे गए थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न होगा कि संपर्क भाषा किसको कहा जाता है? थोड़ा सा डेफिनेशन को ध्यान रखना। संपर्क भाषा उस भाषा को कहा जाता है जब 2 व्यक्ति अलग अलग मातृभाषा के होकर अपने विचार विनिमय किसी अन्य भाषा में करें, वही उनकी कौन सी भाषा होती है? संपर्क भाषा होती है। मातृभाषा अलग हो सकती है, लेकिन संपर्क भाषा उससे भी थोड़ा अलग होगी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में भाषा संबंधी अनुच्छेद कौन कौन से हैं? ध्यान रखना, हूबहू प्रश्न हो सकता है आपके छपे। तो भारतीय संविधान भाग 13 में अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक सभी प्रावधान जो भी होंगे इन अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान हैं। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा हार्ड पेपर होगा, क्योंकि ये पेपर थोड़ा अलग है। तो अगला प्रश्न, आदिकाल में लौकिक साहित्य के कवि कौन थे? ध्यान रखना है, आदिकाल में लौकिक साहित्य 5वां साहित्य था और उसके 2 ही कवि थे, एक अमीर खुसरो तो दूसरा विद्यापति। ठीक है, लौकिक साहित्य किसको कहा जाता है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। जनता के बीच, जनता के मनोरंजन के लिए जो साहित्य रचा गया वो पूरी तरीके से लौकिक साहित्य कहलाया। अमीर खुसरो ने जनता के मनोरंजन के लिए क्या लिखे थे? यानी कि पहेली और मुकरियाँ लिखी। वहीं विद्यापति ने पहली बार हिंदी में किसको उतारा था? राधा कृष्ण प्रेम को उतारा था। आगे प्रश्न नंबर 6, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कुल कितने समय हैं? ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई और चंद बरदाई ने इसे 69 समय यानी कि भागों में रचा था। आगे मलिक मोहम्मद जायसी के 3 काव्य ग्रंथों के नाम लिखिए। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी साहित्य साधना के सबसे अच्छे कवि हैं और इन्होंने मुख्यतः 3 रचनाएं रची। नंबर 1 अखरावत, आखिरी कलाम, पद्मावत। हालांकि कुछ और मिलती है, सुखरावत, कानावत, लेकिन मुख्यतः कितनी थी? 3। अखरावत एक एक शब्द को लेकर, आखिरी कलाम कयामत को लेकर, और पद्मावत रानी की, राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की कथा को लेकर था। रीतिकाल का प्रथम आचार्य कवि किसको माना गया? ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी प्रश्न। रीतिकाल का प्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि केशवदास को माना है। किसको माना है भाई? केशवदास को। ये थोड़ा सा ध्यान रखो। वैसे रीतिकाल का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना? तो वो चिंतामणि को माना था। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम। हालांकि प्रगतिवाद के कुछ और भी कवि थे, लेकिन मुख्यतः 2 कवि, जिनमें नंबर 1 नागार्जुन और नंबर 2 केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिवाद पूरी तरीके से मार्क्सवाद को लेकर चला, किसान और मजदूरों की गाथाओं को लेकर चलने वाला बात था। लास्ट प्रश्न, गोदान उपन्यास के रचनाकार व प्रकाशन वर्ष बताइए। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी ने रचा था और इसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी था। तो कौन से वर्ष था भाई? 1936 ईस्वी। तो इसी प्रकार से आपके ये तो होंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। ठीक है, हालांकि ये पेपर थोड़ा बड़ा है तो इसके कुछ छोटे प्रश्न 50 से 60 प्रश्न मैं आपको और डाल दूंगा। उन्हीं में से आपके मूलतः कौन से होंगे? ये 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा और आगे अपने लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे। और कितने होंगे भाई? लघुत्रात्मक प्रश्नों की संख्या 10 होगी। करने अपने को कितने होंगे? 5। पहला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा के 5 विभाषा क्षेत्र समझाइए। और कितने विभाषा क्षेत्र थे? 5। पहला ब्राह्मण अपभ्रंश थी, दूसरी महाराष्ट्री, तीसरी मागधी, चौथी अर्धमागधी और 5वीं
कौन सी थी, सौर सैन्य अपभ्रंश, यही आपको समझाने होंगे इनमें कौन कौन सी भाषाएं और कौन कौन सा क्षेत्र है। उसके बाद अथवा राजस्थानी की बोलियों को क्षेत्र सहित स्पष्ट करना है, ठीक है। राजस्थानी की मुख्य बोलियों को करना है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती और मेवाती, इन भाषाओं को आप क्षेत्र सहित स्पष्ट कर देना। राष्ट्रभाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी, राष्ट्रीय भाषा कौन सी होती है उसके बारे में आपको थोड़े से विवेचन करना है। इसी के अथवा में होगा राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा में 5 अंतर अपने को बताने होंगे। अगला प्रश्न नंबर 3, रासो साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रासो साहित्य पर टिप्पणी लिखनी है। रासो साहित्य के 3 भाग थे, श्रृंगार रासो, धार्मिक रासो और ऐतिहासिक रासो। संक्षिप्त में आराम से तीनों को समझाने, अथवा लौकिक साहित्य के विषय में अपने विचार, वही लौकिक साहित्य 5वां साहित्य आदिकाल का लौकिक साहित्य था और उसमें भी अपने विचार व्यक्त कर देने। प्रश्न नंबर 4, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख संप्रदायों को बताना है। 4 संप्रदाय थे, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी और गौड़ीय संप्रदाय। चारों को विवेचना युक्त समझा देना। रीति मुक्त काव्य धारा से आप क्या समझते हो, अपने विचार व्यक्त कीजिए। रीति मुक्त काव्य धारा कौन सी थी? वे कवि जो रीति की परंपरा को न जानते थे, न मानते थे, ऐसे कवियों को रीति मुक्त कवि कहा गया। और उन्हीं में मुख्यतः घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, इनके विषय में आपको थोड़ा सा समझाना। प्रश्न नंबर 5, सरस्वती पत्रिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये वो थोड़ा सा टफ प्रश्न है। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने निकाली थी और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था भाई? प्रमुख उद्देश्य विशेषतः ध्यान रखना है, यानी कि कविताओं के लिए उचित शीर्षक और सबसे ज़्यादा था भाषा में सुधार। ये आपको पूरी तरीके से याद करना। आंचलिक कहानियों के विषय में, ऐसी कहानी जिनमें क्षेत्र विशेष की घटनाओं का विवेचन, वो कैसी कहानी होती है? आंचलिक कथाकार कौन थे? नागार्जुन, मार्कंडे, उसके बाद रांगे राघव और एक कौन थे, यानी कि एक फणीश्वर नाथ रेणु। इनके बारे में भी आपको डिटेल से। अब आते हैं निबंधात्मक प्रश्न, किन्हीं 3 के उत्तर देना है। प्रश्न 5 होंगे। हिंदी भाषा के काल विकास क्रम को समझाइए। सीधा याद करके जाइए, हूबहू प्रश्न आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर 2, देवनागरी लिपि का विकास क्रम स्पष्ट करना, ये भी आपको सीधा मिलेगा। इन प्रश्नों को आप सीधे देख के जाइए। प्रश्न नंबर 3, आदिकाल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और आदिकाल पे 500 साहित्यों पर थोड़ा सा विवेचन कर देना। भक्ति काल की प्रमुख विशेषता, भक्ति काल में कौन कौन सी विशेषताएं हमें देखने को मिली, वो आपको लिखना होगा। और प्रश्न नंबर 5, छायावाद की प्रमुख विशेषता, डॉक्टर नामवर सिंह ने 9 विशेषताएं बताई, उन्हीं विशेषताओं का विवेचन यहाँ पर कर देना। आशा करता हूँ विद्यार्थियों ये पेपर आपके हूबहू होगा और इसी के आधार पर आप थोड़ी सी अपनी तैयारी करें। हालांकि छोटे प्रश्न यहाँ पर थोड़े से डाउटफुल है, उनके लिए मैं आपको एक और वीडियो 50 से 60 प्रश्नों की डालता हूँ, छोटे प्रश्नों की, ठीक है। बाकी आपको बहुत ही अच्छा पेपर करें, शानदार तरीके से आपको पेपर करना होगा। ये टफ पेपर है थोड़ा, तो इसको थोड़ा गहनता के साथ देखते हुए करें, लेकिन बड़े प्रश्न हूबहू यहीं से आने वाले। आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद जो कुछ होगा वो आगे मैं अगली वीडियो के माध्यम से समझाऊँगा।